तो कैसा जा रहा है सबका लॉकडाउन? वेल, मेरा भी वैसे ही जा रहा है जैसा आपका जा रहा है, और मेरे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है पढ़ाई के अलावा, जैसे कि आपके पास नहीं है। और जो लोग इस समय सो रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब उनको कभी स्कूल नहीं जाना है, प्लीज़ जाग जाइए, क्योंकि स्कूल तो आपको जाना पड़ेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही आप स्कूल जाएंगे आपके पेपर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम को इससे मतलब नहीं है कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं, उनको इससे मतलब है कि पेपर टाइम पे हुए कि नहीं। तो जितने भी लोग टाइम पास कर रहे हैं वो सब वापस से सीरियस हो जाएं, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एंड जो फ्रेश बैच है, आप फ्रेश बैच में हैं, खुद को मान लीजिए कि अब आप फ्रेश बैच में हैं। तो हमने कहाँ पे ये वीडियो छोड़ा था, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, आई एम नॉट रिकॉर्डेड इन वीडियो। उसका रीज़न ये है कि मैंने स्टार्टेड दिस चैनल, आई वॉज माई सेल्फ इन क्लास 12th, और अब उसके बाद 12th का एग्ज़ाम देना था, फिर उसके बाद कॉलेज के एडमिशन्स वगैरह, तो इट वॉज़ अ लॉन्ग जर्नी, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो एक कॉन्टीन्यूटी थी वो ख़त्म हो गई थी। बट दिस टाइम आई प्रॉमिस आई विल बी रेगुलर। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 से, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अब एक बात अभी समझ लीजिए कि मेरे पास मेरी बुक्स नहीं है इस समय, ना मेरे पास मेरे नोट्स हैं जिससे आई यूज़ टू टीच यू। इस समय मैंने ये बुक बहुत मुश्किल से अरेंज की है किसी से, और आई ट्राई माई बेस्ट कि मुझे माइक्रो की भी जल्दी से जल्दी मिल जाए कि हम उसको स्टार्ट करें। अब इसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 कर लिया था, चैप्टर 2 कर लिया था, ठीक है। जो चैप्टर 3 और 4 है, नेशनल इनकम से रिलेटेड है, एंड ट्रस्ट मी बहुत दिमाग ख़राब करने वाला है। मतलब मुश्किल नहीं है, बट इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, यू विल नीड टू पुट मोर एफर्ट्स इनटू इट, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग है। और मैंने वो खुद व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, तो मैंने भी वो 2 चैप्टर सबसे लास्ट में किए थे। मेरी पूरी माइक्रो कंप्लीट हो गई थी, पूरी माइक्रो मैक्रो सब हो गया था, फिर आई स्टार्टेड टू स्टडी दैट, एंड आई थिंक बोर्ड्स के जस्ट पहले ही किया था। तो इससे बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। देखो, टीचर्स लाइन से पढ़ाएंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, बट वो उनके लिए है। लेकिन अभी तो आपको टीचर से नहीं पढ़ना है ना, अभी तो घर पे हो, अपने हिसाब से पढ़ो। और जो चैप्टर इंटरेस्टिंग लगता है, जिसका नाम इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसका प्लॉट इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टार्टिंग में, उससे पढ़ना शुरू करो। इससे क्या होगा, एक इंटरेस्ट जनरेट होगा ना, तो जब इंटरेस्ट जनरेट होता है तो आप फ्लो में पढ़ते चले जाते हो। जब इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो एक पैराग्राफ भी ख़त्म नहीं होता है। तो मनी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नाम से ही इतना इंटरेस्टिंग है। मनी, पैसा, किसको इंटरेस्ट नहीं है पैसे में। एंड सेकेंड यू हैव बैंकिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, मनी की डेफिनेशन तो इन्होंने बहुत बाद में बताई है, फिलहाल इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि मनी एक ऐसी चीज़ है जो प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, विच इज़ वेरी वेरी ट्रू। हम बार्टर सिस्टम को पहले समझेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या है। तो देखो, बार्टर सिस्टम में सिंपली सामान के बदले सामान देना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, दैट इज़ बार्टर सिस्टम। देखो, होता क्या, एक इकॉनमी में हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, सामान लिया हमने, कहीं से भी लिया, वेदर फ्रॉम अ सुपर मार्केट और फ्रॉम अ जनरल स्टोर, कहीं से भी सामान लिया, व्हाट वी डू, सामान लिया, पेमेंट किया इन टर्म्स ऑफ मनी, और घर आ गए, सिंपल। बट पहले क्या होता था, ऐसा नहीं होता था। पहले आप जब सामान लेते थे तो बदले में आपको कुछ सामान ही देना पड़ता था, बिकॉज मनी वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी बहुत जगह पे ऐसा है, एंड आई डू रिमेंबर इन माई चाइल्डहुड टाइम, कि जब हम लोग गांव वगैरह में जाते थे तो तब भी जो गेहूं होता था, चावल होता था, तो व्हाट वी यूज़ टू डू, वो ले करके जाते थे जो बनिया लोगों की दुकान होती थी, और वहाँ से बदले में जो 5-10 रुपए की छोटी छोटी चीज़ें होती थी वो हम लोग लेके चले आ जाते थे। तो हमने भी उन्हें सामान दिया, उन्होंने भी सामान दिया, तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ गुड्स का फॉर गुड्स, ठीक है। अब क्या है, ऐसे करके हो जाता था, मनी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो दैट वाज द सिंपल बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो होता है आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब कि फॉर एग्जांपल, बार्टर सिस्टम, ठीक है, 2 लोग हैं इसमें, एक को दूसरे के साथ सामान एक्सचेंज करना है, अब दूसरे का भी उतना ही मन होना चाहिए वो सामान एक्सचेंज करने का। फॉर एग्जांपल, इस समय लॉकडाउन है, सबको ये एग्जांपल बड़ी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आपके पास नेटफ्लिक्स का आपके पास प्रीमियम है, सब्सक्रिप्शन, ठीक, और कोई हॉटस्टार का आपका फ्रेंड है जिसके पास हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है। अभी आपको कोई वेब सीरीज़ देखनी है जो हॉटस्टार पे इस समय प्रीमियर जिसका चल रहा है, और आप सपोज़ करो, अब आप सोचोगे कि कौन अब दोबारा, एक ऑलरेडी चल रहा है, घर वाले इतने पैसे तो देंगे नहीं कि अब आप हॉटस्टार का भी सब्सक्रिप्शन ले लो वो देखो। तो आपके किसी फ्रेंड के पास ऑलरेडी है हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन, अब आप उससे जाके पूछोगे दैट यू डू वन थिंग, कि मुझे अपना हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन दे दो, और ऐसा अज्यूम करो कि वो इंसान भी नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ देखना चाहता है, तो वो कहेगा ठीक है, मेरा हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले लो, बदले में आप मुझे नेटफ्लिक्स का दे देना,
ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था, आपको हॉटस्टार चाहिए था, उसने आपको क्यों दिया? क्योंकि उसको भी नेटफ्लिक्स चाहिए था। अगर आपको सिर्फ चाहिए होता और आप उसको देने से मना कर देते, या सपोज कर आपके पास नहीं होता सब्सक्रिप्शन, तो क्या वो आपको देता? बहुत गहरी दोस्ती होती तो ही देता, वरना तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है कि देता। तो यहाँ सिंपली यही है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि दो लोग जिनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, उनके बीच में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि दोनों की मतलब जो म्यूचुअल वांट्स हैं, ऑलराइट, जो म्यूचुअल वांट्स हैं उनका फुलफिलमेंट हो साइमल्टेनियसली, मतलब एट द सेम टाइम उन दोनों की वांट्स फुलफिल हो जाएं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द बार्टर सिस्टम्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो अब ना हर चीज़ की लिमिटेशंस होना तो बिल्कुल नेचुरल है। तो बार्टर सिस्टम है, बहुत तारीफ हो गई, अब हम ये देखेंगे कि इसमें लिमिटेशंस क्या हैं। देखो, सबसे पहला तो अभी जो समझाया, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब कि अगर दोनों पार्टीज़ की उसमें म्यूचुअल वांट्स नहीं फुलफिल हो रही हैं सेम टाइम पे, तो फिर बार्टर सिस्टम बेकार है। क्योंकि आप भले एक्सचेंज कर लो, लेकिन दूसरा जब करना ही नहीं चाहता है तो हाउ विल द ट्रांजैक्शन कंप्लीट? नहीं हो पाएगा। सेकेंड है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब सेम एग्जांपल लाते हैं। फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स का आपके पास सब्सक्रिप्शन है डबल स्क्रीन का, जो शायद 400-800 रुपये का होता है, 400-500, आई डोंट रिमेंबर इट। और हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन होता है 200 रुपये का। ठीक है, अब कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू अगर हमने ऐसे तो कंपेयर कर लिया कि हाँ चलो ठीक है, मैंने इसको अपना सब्सक्रिप्शन दिया और इसने मुझे अपना दिया, तो कहीं ना कहीं इसको फ़ायदा हुआ मेरे से। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि मेरा महंगा वाला था। कैसे पता चला? बिकॉज हम आज हमारे पास मनी है एक मेजर करने के लिए, कि हमने मनी से मेजर कर लिया कि 100 रुपये कम या ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ठीक, बट वहीं पे अगर हम पुराने टाइम की बात करें, तो जब पैसा ही नहीं था, देयर वाज नो मीडियम जिसमें हम मेजर कर सके, कुछ भी नहीं था ऐसा, तो फिर तब वो लोग कैसे, मतलब कोई एक कॉमन मेजर कैसे मान लिया जाता कि क्या है जिसके बदले में हम गुड्स को एक्सचेंज करें, कैसे? तो ये एक सिचुएशन थी जो लिमिटेशन कह सकते थे हम बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की। ठीक है, एक और एग्जांपल है, जैसे कि ए है, ए के पास वीट है, ठीक है, और बी है, बी के पास राइस है। तो अब ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि हम 1 किलो राइस के साथ में कितना वीट एक्सचेंज करें, कितना ज़रूरी होगा। क्योंकि ऐसे तो आज तो बता देंगे 1 किलो वीट का प्राइस ये, सॉरी 1 किलो राइस का प्राइस ये है, 1 किलो वीट का प्राइस ये है, तो आप इस हिसाब से एक्सचेंज कर लीजिए उतने ही रुपए का। बट वही चीज़ है कि वहाँ पे वो मेजर मिसिंग था। तो तब ये रेशियो जो थी, इससे बहुत सारी पार्टीज़ को, किसी किसी को नुकसान हो जाता था, किसी किसी को इसमें दूसरे को एक्सप्लॉइट करके फ़ायदा मिलता था। अब हम पढ़ेंगे अगला है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। देखो, अभी तो क्या है कि हम गए, सामान खरीदा, कहा ठीक है भैया पैसे कल दे देंगे, चले आए, वो भी हमको ट्रस्ट के बेसिस पे कहेगा ठीक है आप बाद में पैसे दे देना, आगे। बट पहले क्या था, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में ऐसा कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन या फिर फ्यूचर पेमेंट का सिस्टम नहीं था। उस वक्त आप गुड्स दोगे तो ही आपको गुड्स मिलेंगे, वरना फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे। ठीक है, कि अब रीपेमेंट जैसी सिचुएशंस तब नहीं थी। ओके, नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू में क्या है कि जैसे कि बार्टर सिस्टम में क्या था कि लोग जो थे वो अपना जो भी वेल्थ होता था उसको, तब मनी नहीं था हमारे पास, तो जो भी वेल्थ में हमारे पास क्या होता था तब, जो भी थोड़े बहुत मेटल्स हो गए, गोल्ड सिल्वर होते थे, उसके अलावा जो वीट राइस वेजिटेबल, ये सब उनके मेन वेल्थ होते थे। तो वो सब, आज हमारे पास वेल्थ में पैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वेल्थ मतलब पैसा, उसके बाद जो भी मेटल्स आते हैं। गेहूँ चावल को तो अब आप वेल्थ नहीं कहेंगे ना, बट उस टाइम पे वही वेल्थ था। अब उसको वो कितने दिन तक बचा के रख सकते थे? होते थे सब ये पेरिशेबल गुड्स, ख़राब हो जाते थे कुछ टाइम के बाद में, ड्यूरेबिलिटी इनमें थी नहीं, डिटीरियोरेट कर जाते थे टाइम जैसे जैसे बीतता था, तो आप उनको स्टोर करके नहीं रख सकते थे, और फिर उसके बाद उसको स्टोर करने में आपको बहुत एफर्ट्स लगते थे। लेकिन अब क्या है, अब आप उसको लॉन्गर पीरियड के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हो। तो ये 4 प्रॉब्लम हैं जो कि आपकी लिमिटेशन थी बार्टर एक्सचेंज की। इन चारों को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये 4 जो आपकी लिमिटेशन है बार्टर एक्सचेंज की, यही चार आपकी क्या है, मनी के एडवांटेजेस हैं। ठीक है, पैसा इवॉल्व होने से क्या फ़ायदा हुआ, ये 4, अरे कहाँ गया, ये 4 चीज़ें जो हैं यही आपकी पैसा इवॉल्व होने का बेनिफिट है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे मनी की डेफिनेशन के साथ। तो बेसिकली money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and means of standard for deferred payment। देखो क्या बताया था, ये 4 चीज़ें जो हैं सेम, जो चीज़ इन सबको ओवरकम कर दे, दैट इज़ मनी। मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड, मतलब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को ओवरकम किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज,
कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू को ओवरकम किया, सॉरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज में और इसमें जनरली एक्सेप्टेड, ये दोनों मिल करके डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को इन्होंने ओवरकम किया। मेजर ऑफ वैल्यू ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया, स्टोर ऑफ वैल्यू ने यहाँ लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू को ओवरकम किया, एंड लास्ट में है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट जिसने इसको ओवरकम किया। तो ये सारी चीज़ें जो ओवरकम कर दे वो है हमारा मनी। तो ये डेफिनेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये डेफिनेशन याद कर लो अच्छे से और ये अच्छे से याद कर लो। एंड ये बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, क्लास टेस्ट, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा बिकॉज ये उस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ेंगे मनी सप्लाई के साथ। तो देखो मनी सप्लाई क्या होता है, एक टाइम पे पहली बात तो ये स्टॉक कंसेप्ट है, ध्यान में रखना। स्टॉक क्या होता है और डायनेमिक क्या होता है पता है ना। स्टॉक जो हम अभी तुरंत इसी वक्त की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और फ्लो क्या होता है, जो हम एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फ्लो, ठीक है। तो मनी सप्लाई क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। कि अगर हम कहते हैं अभी 4 बजे, हम 4 बजे की बात करें, 4 बजे इकॉनमी में लोगों के पास कितना पैसा है, इसी पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों के पास कितना पैसा है पब्लिक के पास, तो वो है हमारा मनी सप्लाई। देखो इसके फीचर्स, पहला तो यही है, यहाँ से देख लो कि ये स्टॉक कंसेप्ट की बात करते हैं। दूसरा ये है कि मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, ये ध्यान में रखना। पब्लिक में आ जाएंगे हमारे जितने मनी यूजिंग यानी मनी यूज़र्स जो हैं, जैसे इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म्स। इसके अलावा जो मनी क्रिएटर्स हैं, जो पैसा बनाते हैं, जैसे गवर्नमेंट और बैंक्स वगैरह, उनकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ पब्लिक की। अब ये है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, बेकार टॉपिक है। कम से कम लास्ट ईयर तक तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, ना तो कभी आया टेस्ट वेस्ट में। अब इस साल से अगर पैटर्न बदल जाए तो आई एम नॉट श्योर, बट हमारे टाइम तक तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। इसमें इन्होंने ये बोला है कि मनी सप्लाई जो होता है, पहले सिर्फ ये बहुत ही नैरो टर्म था, अब इसको 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स में डिवाइड कर दिया गया है, M1, M2, M3, M4। कितना गंदा है, इसका कोई यूज़ नहीं है, पता नहीं क्यों है ये। देखो इसमें क्या है, बेसिक इसमें ये कि M1 हो गया ट्रांजैक्शन मनी, मतलब जो ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और नहीं इंटरेस्टिंग है यार, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत बोलेंगे, ये पढ़ लेना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछना, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर, ठीक है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि आपने ये नहीं कवर किया, आपने वो नहीं कवर किया, देखिए मैंने नहीं कवर किया क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, ना मेरे नोट्स में इसका कोई जिक्र था। अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये है, ये जो फिएट मनी है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। ये बेसिकली आ सकता है, मतलब इसकी डेफिनेशन पूरी रटने वाली है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको गवर्नमेंट के ऑर्डर ने कह दिया दैट इट विल एक्ट एज मनी, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज मनी, ठीक है। सारे डेब्ट्स के लिए वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाएगी, दैट इज़ मनी। और हाँ एक ये भी है लीगल टेंडर मनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, ये लीगली यूज़ किया जा सकता है सारे डेब्ट्स और ऑब्लिगेशंस की पेमेंट करने के लिए। ये 2 डेफिनेशंस वी कैन से दैट दे कैन कम इन एग्जाम, ओके। अब इधर वही M1 M2 का पूरा और एक्सप्लेनेशन है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हाँ इस चीज़ की बात करते हैं, ये जो पूरा एक सेक्शन है हर चैप्टर के बाद, आप चैप्टर पढ़ो, चैप्टर को पढ़ने के बाद नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद उसको जब 2-3 बार रिवाइज कर लो, तो ये ज़रूर ध्यान रखना, मेक श्योर कि आप ये सेक्शन से ज़रूर होके गुजरो। यहाँ जो भी एक्सरसाइजेज हैं उससे उनको टैकल करने की कोशिश करो, इससे ये होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करेगा। एंड हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं भी, अगर आप इन सब चीज़ों को पढ़ोगे तो आपका खुद से मतलब एक और ब्रॉड नॉलेज होगी आपको चैप्टर की। अब हम पावर बूस्टर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पावर बूस्टर पे कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, सारी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, एटलीस्ट मेरी समझ से तो नहीं है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम भी दिया है तो एग्ज़ाम में भी नहीं आई थी। और सिर्फ एक एग्ज़ाम की बात नहीं है, ना तो प्री बोर्ड्स में किसी आई, ना बोर्ड में आई, और ना ही किसी जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे उसमें भी नहीं आई थी। तो जो यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, आई विल एक्सप्लेन यू ओनली दोज। तो मनी है, मनी के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। देखो प्राइमरी मतलब बेसिक, मतलब इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। जब भी हम किसी चीज़ को कहते हैं प्राइमरी, किसी सामान को कहते हैं प्राइमरी, मतलब उसके बिना हमारी ज़िंदगी ही नहीं चल सकती है, दैट इज़ इतना इंपॉर्टेंट। तो प्राइमरी फंक्शन, तो मनी का पहला प्राइमरी फंक्शन का मतलब वो क्यों आया, वो फंक्शन है ये प्राइमरी फंक्शन। उसके सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं ये। सबसे पहला वही मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो वहाँ पे नहीं था, यानी मनी क्या है, बार्टर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए चलना। आई रिपीट,
देखो ये पेन बहुत बेकार है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि वी कैन यूज़ मनी टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मतलब मनी को लेने से कोई भी मना नहीं करेगा। इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। अच्छा समझो इस चीज़ को, आज भी इस चीज़ को समझो आप, कि हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे कोई है किसी के पास पैसे नहीं हैं, सबसे ज़्यादा ये आपने टीवी में देखा होगा, कोई है किसी के पास पैसे नहीं है एंड वो कहते हैं कि आप ये हमारे ये कंगन रख लीजिए, ये रख लीजिए, वो रख लीजिए। तो वो है गोल्ड, वो मेटल है, प्रीशियस मेटल है, बट लोग उसको एक्सेप्ट करने से एक बार हिचकिचाते हैं। बट अगर वहीं पैसे दिए जाएँ तो उसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, ये क्वालिटी मनी में है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, जितने भी एक्सचेंज आज इकोनॉमी में होते हैं सब ज़्यादातर मनी के टर्म्स में होते हैं। चाहे ये अलग बात है कि मनी का कौन सा फॉर्म है, भले वो चेक है, भले वो यूपीआई है, डिजिटल फॉर्म है, बट होता मनी ही है। ठीक है, उसकी मेन यूनिट तो मनी की ही है ना। अब बात करेंगे इस फंक्शन की वजह से जो एक लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस था वो मेजर डिफ़िकल्टी रिमूव हो गई। ठीक है, इससे परचेज सेल जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक, मतलब पहले क्या था, बार्टर सिस्टम में क्या था कि जहाँ जहाँ आप परचेज़ करोगे उसी जगह आप सेल करोगे, क्योंकि दो गुड्स में आपस में हो रहा है। अब यहाँ क्या है कि मनी आ गया तो ज़रूरी नहीं है उन दो गुड्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो, परचेज़ कहीं और जाके हो सकता है, सेल कहीं और जाके हो सकता है। इससे जो भी ट्रांजैक्शंस इकॉनमी में होने लगी हैं वो बहुत अच्छे से फैसिलिटेट होती हैं, ट्रेड वगैरह की। ठीक है, और मनी के अंदर कोई ऐसे, अब देखो ह्यूमन वांट, ये बहुत ध्यान से समझना, हमारी जो भी ह्यूमन वांट्स होती हैं उसको सेटिस्फाई करने की कोई भी पावर नहीं है मनी के पास। ये याद रखना, लोग आज पैसे के लिए भले भले चाहे जितना भागते हो, आपको 1 करोड़ रुपए देके कमरे में बंद कर दिया जाए, ना आप पैसा खा सकते हो ना पी सकते हो। ऑल राइट, आपकी जो ह्यूमन वांट्स है उनका डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मनी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि है वो कागज़ का टुकड़ा। बट उसके पास ये पावर है कि वो उन चीज़ों को लाके आपको दे सकता है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। मतलब आप कह सकते हो कि हाँ डायरेक्टली वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं करता, बट इनडायरेक्टली इट डस। अगला है हमारा मेजर ऑफ वैल्यू। तो मेजर ऑफ वैल्यू में यही है कि अब मनी की वजह से हमें पता है ना, कॉमन डिनोमिनेशन मिल गया, 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 1 पैसा, 2 पैसा, ऐसे करके हमें एक डिनोमिनेशन मिल गया है जिसके टर्म्स पे हम सब गुड सर्विसेज को मेजर करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। पेन 10 रुपये का है, बुक 100 रुपये की है, टेबल 50 रुपये की है, इस तरीके से हम पूरा एक हमारे पास डिनोमिनेशन आ गया है। ठीक है, एक सिंगल यूनिट बना दी है हमने, तो रेशियोज़ बनाना बहुत आसान हो गया है, प्राइसेस को कंपेयर करना बहुत आसान हो गया है एंड इससे बहुत से फ़ायदे हुए। इससे एक प्रॉपर यूनिट ऑफ अकाउंट हमें मिल गया है। ठीक है, हमारे इंडिया में यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, रुपी, यूएसए में क्या है, डॉलर। ओके, ये थे हमारे प्राइमरी फंक्शंस। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी फंक्शंस की। तो देखिए, सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं, वो जो सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, जो हमारे ओरिजिनल फंक्शंस को सप्लीमेंट करते हैं, और इन्हें हम डेरिवेटिव भी कहते हैं, यानी कि जो प्राइमरी है उनसे इन्हें डिराइव किया गया है, डेरिवेटिव है ये। तो सेकेंडरी और ये भी बार्टर सिस्टम को ध्यान में रखिएगा, बार्टर सिस्टम का यहाँ पे भी रोल है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब कि मनी जो है वो उन पेमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है जो फ्यूचर में होंगी। सिंपल फ्यूचर पेमेंट का क्या मतलब होता है कि आज आपने ट्रांजैक्शन किया है बट पेमेंट आप किसी फ्यूचर डेट पे करोगे। ठीक, तो ये मनी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम आज उससे हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले लें और फिर उसको बोलें कि हम नेटफ्लिक्स तुम्हें 15 दिन बाद देंगे। बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता, बट अगर हम वहीं पे पैसों की बात करें तो हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे, देखो एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। ये इसलिए सिग्निफिकेंट है, एक बात आप जान लीजिए, हमारी जितनी भी बैंक्स हैं, ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सबकी नींव, सबका बेसिस ये डिफर्ड पेमेंट का सिस्टम ही है, वरना तो वो सब कभी होते ही नहीं। ऑलराइट, और इससे बोरोइंग और लेंडिंग, क्योंकि इसी से बोरोइंग और लेंडिंग के ऑपरेशन शुरू हुए हैं कि हम बोरो कर रहे हैं और सामने वाला लेंड कर रहा है। तो अगर बोरोइंग और लेंडिंग ना होता तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या काम था, तो इसकी वजह से उन सब का एवोल्यूशन हुआ। अगला है स्टोर ऑफ वैल्यू, वही चीज़ कि हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, मनी को हम यूज़ कर सकते हैं परचेजिंग पावर को। आज पैसा हाथ में, परचेजिंग पावर हाथ में, ख़रीद सकते हैं जो ख़रीदना है। ठीक है, अगर हमको आज नहीं ख़रीदना है, 1 साल बाद ख़रीदना, हमने पैसा स्टोर करके रखा, परचेजिंग पावर को हमने अपनी आज हाथ से हटा के 1 साल बाद वापस अपने हाथ में ले आए। ठीक है, बार्टर सिस्टम में दिस वॉज नॉट पॉसिबल, गुड्स ख़राब हो जाते थे, बट पैसा ख़राब नहीं होने वाला है। ठीक, मनी वेल्थ को स्टोर करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है।
और जो बार्टर सिस्टम में गुड्स होते हैं वो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, और उनका स्टोरेज भी करोगे तो भी आपको कॉस्ट लगेगा। आप सोचो कहाँ रखोगे सामान को, ठीक है। तो अगला है हमारा, मनी ने ओवरकम किया है ड्रॉबैक्स बार्टर सिस्टम के। वही सिंपल सी चीज़ जो इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड ऑल सच। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। अब बात करेंगे एवोल्यूशन। अब देखो मेरी नज़र में ये यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, पावर बूस्टर का सेक्शन। इसके बाद डेफिनेशंस ऑफ मनी, दुनिया भर की डेफिनेशन है, लीगल, फंक्शनल और लिक्विडिटी, स्कोप। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो आई डोंट फील इसका कोई इम्पोर्टेंस है। स्टैटिक, डायनेमिक मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ होता है इन केस तो आप प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आई विल रिजॉल्व योर इश्यूज़। अब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी। देखो एवोल्यूशन ऑफ मनी थोड़ा सा मेरी नज़र में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको जानकारी भी होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। मनी जो है, आज हमारे सामने कितनी तरीके का मनी है। आज हमारे पास कार्ड्स हैं, आज हमारे पास यूपीआईज़ हैं, आज हमारे पास पेपर मनी तो है ही, उसके साथ में मेटालिक मनी है, देयर इज़ अ लॉट मोर। तो जब शुरू हुआ था तब इतना नहीं था, तब सिर्फ सबसे पहले कॉमोडिटी मनी चलता था, ठीक है। जो अर्लीस्ट पीरियड था ह्यूमन सिविलाइजेशन का, उसमें भी कोई भी कोई भी कॉमोडिटी थी उसको कह दिया जाता, मतलब कॉमन कंसेंट होना बहुत ज़रूरी था। याद रखना, कोई भी कॉमोडिटी जिसको सब लोग मिलकर कह रहे हैं कि हाँ इसको मनी की तरह यूज़ किया जा सकता है, यानी इसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ किया जा सकता है, उसको कॉमोडिटी मनी कहते थे। जैसे कि सॉल्ट, राइस, वीट, यूटेंसिल्स, वेपन्स एट्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, यूटेंसिल्स का एक एग्जांपल होता है, जैसे क्या होता है, पुराने बर्तन दे दो नए बर्तन ले जाओ, स्कीम आज भी चलती है, बार्टर सिस्टम आज भी है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। तो ये सब चीज़ें जो थी, तो ये अभी भी हम कहेंगे कि वो कॉमोडिटी मनी है, बर्तन के बदले में बर्तन, ठीक है। मेटलिक मनी, इसमें क्या है कि जैसे मेटल्स हैं, गोल्ड, प्रीशियस मेटल्स, ये याद रखना, मेटल के साथ में ये वर्ड ज़रूर लगा लेना, प्रीशियस मेटल, क्योंकि हर मेटल की कीमत नहीं होती है उतनी। तो प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनको यूज़ किया जाता था क्योंकि इनको हैंडल करना आसान था, और इनको हम कहते थे, मतलब ये हमारा मेटालिक मनी था, ठीक है। अगला है पेपर मनी। पेपर मनी में क्या है कि कभी कभी गोल्ड और सिल्वर को एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा रहे हो तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है, ऑलराइट। ले जा रहे हो आप, किसी की नज़र पड़ गई एंड यू विल बी अंडर थ्रेट, तो इस एक तरीके से वो थोड़ा सा डेंजरस होता था। बट पेपर मनी की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट स्टेज था डेवलपमेंट का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है पेपर मनी को कैरी करना, पेपर मनी को यूज़ करना। हमारे यहाँ पेपर मनी या फिर जितने, तो हमारे यहाँ जो पेपर मनी होता है उसको कौन प्रिंट करता है, रेगुलेट करता है, तो जो सेंट्रल बैंक है कंट्री की, RBI, उसका काम है जितनी भी करेंसी है, पेपर मनी जो है उसको प्रिंट करना, ठीक है। हमारे यहाँ RBI का काम है, सेंट्रल बैंक का। आज बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब जो टोटल मनी है पूरी इकॉनमी में, उसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में करेंसी नोट्स और पेपर मनी है, जो कि इशू कौन करता है, सेंट्रल बैंक। अगला है हमारा क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी बेसिकली क्या है, ये साइड बाय साइड चला पेपर मनी के। इसमें होता क्या है कि लोग जिनके पास टोटल कैश है हाथ में, यानी कि उनके पास जो टोटल पेपर मनी होता है हाथ में, उसमें से एक पोर्शन, उसमें का एक पार्ट डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, ऑलराइट, जिनको वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से विड्रॉ कर सकते हैं चेक से, जब मर्ज़ी में हो, मतलब ये जो चेक है बेसिकली आपका, दैट इज़ क्रेडिट मनी या फिर बैंक मनी, ठीक है। तो यानी ये चेक यहाँ पे आपका फंक्शन परफॉर्म करता है, जो आपका मनी है उसके जैसा सिमिलर फंक्शन करता है। लास्ट हमारा प्लास्टिक मनी है। इसमें क्या होता है, जो आपके क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स हैं, वो आपके प्लास्टिक मनी में आ जाते हैं। ये भी आपका कैशलेस ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज़फुल होता है। तो इतना ही था हमारा मनी में, एंड वी विल गो अहेड विथ बैंकिंग। और इसके अलावा जो भी फंक्शंस हैं, आई डोंट फील देम इम्पॉर्टेंट, बट अगर आपको लगते हैं तो एज आई ऑलरेडी सेड 3 times मेंशन कर दीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडिंग।